नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण और खबर के साथ जो कि सामने आ रही है लखनऊ से, जहां धर्मांतरण के खिलाफ एटीएस ने बड़ा एक्शन लिया है। जहां हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका अवैध धर्मांतरण कराए जाने के मामले में आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी कि एटीएस ने मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के सक्रिय साथी बलरामपुर में उतरौल के ग्राम मधपुर निवासी रशीद शाह को गिरफ्तार किया है। कुछ महीने पहले ही वह जमानत पर छूट कर आया था और छांगुर के साथ सक्रिय हो गया था। सूत्रों के मुताबिक रशीद शाह को लव जिहाद से जुड़ी गतिविधियों के जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वह छांगुर के करीबी सहयोगियों में शामिल था और धर्मांतरण से जुड़े कई मामलों में संलिप्त रहा है। वर्तमान में वह अवैध धर्मांतरण रैकेट में बिचौलिए के रूप में काम कर रहा था। रशीद मूल रूप से बलरामपुर के उतरौला के मधपुर गांव का रहने वाला है। रशीद गरीब या सामाजिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के लोगों को धर्मांतरण के लिए नेटवर्क में लाता था। हर व्यक्ति की व्यवस्था करने पर उसे 10,000 रुपए का कमीशन भी मिलता था। सूत्रों के मुताबिक रशीद ने बलरामपुर और आसपास के जिलों में सिंडिकेट के विस्तार में अहम भूमिका निभाई। उससे पूछताछ में धन के लेन देन, विदेशी संपर्कों और स्थानीय राजनीतिक संरक्षण के बारे में अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है, जिसने नेटवर्क को फलने फूलने में मदद की है। इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने भी बुधवार सुबह से ही बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया। बलरामपुर के उतरौला में 12 ठिकानों और मुंबई में 2 परस्परों पर ईडी की टीमों ने छापेमारी की है। इस दौरान ईडी को विदेशी फंडिंग और एफसीआरए खातों और अवैध संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज हाथ लगे हैं। और अब खबर वाराणसी से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे हैं और वहां पर पहुंचकर उन्होंने महत्वपूर्ण बयान भी दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी में हैं। इस दौरान उन्होंने ताजिया हादसे, मुहर्रम जुलूस और कांवड़ यात्रा को लेकर एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि समाज में छिपे विघटनकारी तत्वों को समय रहते चिन्हित करना जरूरी है। सीएम योगी ने कहा कि हमारी चुनौती ऐसी है कि कुछ लोग समाज के बीच लोगों को मुख्य धारा से अलग करने का काम करते हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर जातीय संघर्ष की स्थिति पैदा करते हैं। 2 से 3 साल पहले ऐसे ही एक घटना हुई थी। एक आगजनी की घटना में एक व्यक्ति भगवा गमछा ओढ़े था, बीच में उसके मुंह से निकला या अल्लाह। ऐसे ही लोगों को चिन्हित करने की आवश्यकता है। सावन का महीना चल रहा है, इससे पहले मुहर्रम था। हमने नियम बना दिए थे कि ताजिए की लंबाई सीमित रखें, इससे बिजली पेड़ की टहनी को नुकसान पहुंचता है। जौनपुर में एक घटना हुई जहां ताजिए को इतना ऊंचा किया गया कि हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। लोग मारे गए, बाद में उपद्रव हुआ। तो मैंने कहा लाठी मारो इनको, ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। इसका किसी ने विरोध नहीं किया। आज कांवड़ यात्री भक्ति भावना से चलते हैं और किस तरीके से कंधे पर कांवड़ लेकर कांवड़िए जाते हैं, हर हर बम बम बोले के नारे लगते हैं, लेकिन उनका भी मीडिया ट्रायल होता है। उन्हें उपद्रवी आतंकवादी तक बोल दिया जाता है। ये वो मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत और आस्था को अपमानित करने का काम करते हैं। यही लोग सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर जातीय संघर्ष फैलाने का काम भी करते हैं। कांवड़ यात्रा चल रही है, हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं। 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कांवड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है। उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है, सदैव अपमान करता है। और यही वे लोग हैं जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। इन सब से अगर हम सावधान रह करके अपने आप को सुरक्षित कर सकें, अपने समाज को सुरक्षित कर सकें, तो राष्ट्रीय एकता को संबल प्रदान करने में वर्तमान की इस भूमिका में हमारी संस्थाएं बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकती हैं। और अब खबर चंदौली से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी है। विकास परियोजनाओं को
उन्होंने हरी झंडी दिखाई है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंदौली दौरे के दौरान जनपद को कई ऐतिहासिक विकास योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने कहा कि चंदौली, जो अब तक सीमावर्ती और कृषि प्रधान जनपद के रूप में जाना जाता था, अब तेजी से औद्योगिक और न्यायिक विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। इस मौके पर उन्होंने 200 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक इंटीग्रेटेड जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण की घोषणा की, जिसमें अधिवक्ताओं के चैम्बर और न्यायिक अधिकारियों के आवास भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से जनपद को राजधानी लखनऊ, दिल्ली और प्रयागराज से सीधे जोड़ने की योजना का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वाराणसी से कोलकाता के बीच ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, जिससे चंदौली को लॉजिस्टिक हब के रूप में उभारने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में बताया कि बाबा कीनाराम मेडिकल कॉलेज में जल्द ही बाबा की प्रतिमा की स्थापना होगी और कॉलेज का संचालन सफलतापूर्वक चल रहा है। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि जिले के डिग्री कॉलेजों में जल्द ही विज्ञान वर्ग की पढ़ाई की अनुमति दी जाएगी। इसके अतिरिक्त मुगल सराय में एलिवेटेड रोड और नौगढ़ क्षेत्र में औद्योगिक निवेश के नए अवसरों पर भी काम किया जा रहा है। इससे न केवल हजारों करोड़ का निवेश संभावित है, बल्कि चंदौली को पूर्वांचल में रोजगार और उद्योग का केंद्र बनाने में भी सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कलेक्ट्रेट परिसर में अपनी माता के नाम पर वृक्षारोपण कर जन जागृति का संदेश भी दिया और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक कर विकास योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली है। चंदौली होते हुए सोनभद्र शक्तिनगर तक पहुंचाने की कार्रवाई और जिसको हम लोगों ने अपनी सैद्धांतिक सहमति दी है, उसके सर्वे के कार्यक्रम अभी चल रहे हैं। तो बाद में फिर इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। चंदौली की सीधी कनेक्टिविटी प्रदेश की राजधानी लखनऊ से और देश की राजधानी दिल्ली से इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से होगी। दूसरा, चंदौली को दूसरा लाभ मिलेगा गंगा एक्सप्रेसवे का। गंगा एक्सप्रेसवे ये बेरठ से वर्तमान में प्रयागराज के बीच में अपने निर्माण के अंतिम चरण में है। प्रयागराज से मिर्जापुर, भदोही होते हुए वाराणसी होते हुए चंदौली होते हुए गाजीपुर तक मिलाने की कार्रवाई। यह भी एक बड़ी उपलब्धि जिले के लिए होगी। चंदौली के 2 एक्सप्रेसवे के साथ एक साथ जुड़ेगा और इसका व्यापक लाभ। और अब खबर गाजीपुर से है, जहां जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने गाजीपुर दौरा राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टि से उनका खास रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में गंगा के कटान और राहत इंतजामों का उन्होंने नाव से निरीक्षण किया। मंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है और इससे सड़क से लेकर विभाग तक हर स्तर पर प्रशासन मुस्तैद है। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जब उनसे उनके और केशव प्रसाद मौर्य के नाम की चर्चा पर सवाल पूछा गया तो वह मुस्कुराकर बोले, आप संगठन में आए हैं तो जानते हैं कि कार्यकर्ता ही अध्यक्ष बनता है। फिलहाल मैं मंत्री हूं, जल्द ही आपको नया अध्यक्ष मिल जाएगा। छंगूर प्रकरण पर उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो भी गलत करेगा वह बख्शा नहीं जाएगा। सरकार की किसी भी जांच एजेंसी पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं है, सब निष्पक्ष तरीके से कार्य कर रही हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीडीए कार्ड पर सरकार बनाने की बात पर उन्होंने कहा, उन्हें विकास देखकर पेट में दर्द हो रहा है। हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं के बलबूते सरकार फिर से बनेगी। गाजीपुर हमारा शेरपुर महत्वपूर्ण परियोजना हमारी रहती है, गाँव के नज़दीक है। बिल्कुल 3-4 परियोजना हमारी शेरपुर में ही रहती। तो थोड़ा निरीक्षण किया, नाव से भी निरीक्षण किया। लगभग इस समय जो पानी 7 लाख क्यूसिक पानी चल रहा गंगा जी में, तो बगल में एक बाकी तो सुरक्षित गांव पूरा सुरक्षित है, लेकिन एक पूर्वा निषाद बस्ती है, उस पर भी काम हमें करने की आवश्यकता है। तो आज मैं निर्देशित किया हूं कि उसको भी किसी तरह गाँव को बचाना है। तो अभी परियोजना अभी से जितना फ्लड फाइटिंग से हम बचा पाएंगे, बाद में उसकी परियोजना बनाकर उसको भी हम सुरक्षित रखेंगे। और अब खबर आगरा से है, जहां राज्यसभा सांसद ने गंदगी के खिलाफ हल्ला बोला है, प्रदर्शन किया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने पार्टी के कार्यकर्ताओं संग नगर निगम में राज्यसभा सांसद और शहर के 100 वार्डों में फैली गंदगी को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर भी सवाल उठाया। सुमन ने कहा, स्मार्ट सिटी नरक सिटी बन गई है। शहर की जनसंख्या के हिसाब से 7,500 कर्मचारियों की नियुक्ति होनी चाहिए थी, जबकि वर्तमान में सिर्फ 4,000 कर्मचारी
कर्मचारी ही कार्य कर रहे हैं। ऐसे में अभी 3,500 सफाई कर्मचारियों की और जरूरत है। तो वहीं आगरा नगर निगम को देश में 10वें और प्रदेश में मिले दूसरे स्थान पर भी तंज कसते हुए सांसद सुमन ने कहा कि यह बहुत ही गंभीर विषय है कि पिछले वर्ष नगर निगम ने 1,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती का प्रस्ताव पास किया था, लेकिन अभी एक भी भर्ती नहीं की गई है। बारिश के समय में जगह जगह जलभराव है। ऐसे में गंभीर बीमारियां फैलेंगी, जिससे लोग बीमार होंगे। नगर निगम के बजट को लेकर कहा कि हमें पता है नगर निगम बजट में बंदरबाट होता है। नगर निगम के सदन ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया था, प्रत्येक वार्ड में 10 सफाई कर्मियों को रखा जाएगा। आप लोग जानते हैं कि हमारे नगर निगम में 100 वार्ड है। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि 1,000 सफाई कर्मी तत्काल रखे जाएंगे। ये दिसंबर 2024 का फैसला था। 7 महीने बीत जाने के बाद भी उस दिशा में कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ है। अनावश्यक रूप से उसके काम में भी नगर निगम अड़ंगा लगा रहा है। ये बहुत गंभीर मामला है। हम चेतावनी देने आए हैं कि आप समय रहते तत्काल सफाई कर्मियों की भर्ती करिए, वरना हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। जब तक सफाई कर्मियों की भर्ती नहीं हो जाएगी, हम लोग निश्चित रूप से संसदीय जनतंत्र में हमें संघर्ष करने के जो अधिकार मिले हैं उनका इस्तेमाल करते रहेंगे। और अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है और इस दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जहां फर्रुखाबाद एसओजी और थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने अभियुक्त की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही थी। जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपी मनु मोटरसाइकिल से आते हुए दिखाई दिया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, तभी पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी गई। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी गोली चलाई तो आरोपी की गोली लगने से अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। अभियुक्त के ऊपर 50,000 का इनाम घोषित था। वहीं पहले भी इसके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। थाना मोहम्मदाबाद में एक 8 साल की बच्ची के साथ हुए बलात्कार और हत्या में वांछित 50,000 का इनामी अभियुक्त आज पुलिस मुठभेड़ में जवाबी फायरिंग में घायल हो गया, जिसे इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। इसमें पूर्व में भी हत्या और अपहरण जैसे संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। इस संबंध में पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर जो है मैनपुरी से सामने आ रही है, जहां पर पुलिस और सर्विलांस टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। थाना ओरछा एंटी व्हीकल थेफ्ट टीम और सर्विलांस टीम ने मुखबिर की सूचना पर ओरछा बॉर्डर जसराना रोड से एक अभियुक्त जयदान सिंह पुत्र मुंशीलाल निवासी ग्राम नगला कांस फरीहा जनपद फिरोजाबाद को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने एक ट्रैक्टर बरामद किया। वहीं पूछताछ में 3 और ट्रैक्टरों के बारे में अभियुक्त ने बताया, जिसको पुलिस ने बरामद करने का काम किया है। वहीं ये लोग ट्रैक्टर चोरी करते सस्ते दामों में बेचा करते थे। अभियुक्त के विरुद्ध पहले से कई मामले दर्ज हैं। इनका लंबा आपराधिक इतिहास है। एएसपी ग्रामीण राहुल मिठास ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है। की जो एंटी व्हीकल थेफ्ट जो टीम है उसके द्वारा सर्विलांस के माध्यम से और मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो चोरी के ट्रैक्टर्स का सौदा करता है उसको दूसरे लोगों को बेचता है। इस प्रकार का एक व्यक्ति है जो ओरछा थाना क्षेत्र में आ रहा है। इसी सूचना पर हमारी एंटी व्हीकल थेफ्ट टीम और थाना अध्यक्ष ओरछा की टीम उसको इंटरसेप्ट किए थे और जिसमें कि एक व्यक्ति उनको एक ट्रैक्टर से चलता हुआ मिला था। जब उससे पूछताछ की गई और जब उसके खबर है, जहां जो पीने का पानी है वो काफी ज्यादा दूषित हो गया है, जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ने का खतरा भी बढ़ गया है। ललितपुर जिले की पाली तहसील के बमहोरी वंशा गांव में नल का दूषित पानी पीने से लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ गया है। गांव के लगभग 2 दर्जन लोगों को उल्टी, दस्त, हैजा जैसी बीमारियों से प्रभावित हो रहे हैं। वो लोग गांव में नल का दूषित पानी पीने से उल्टी, दस्त, टाइफाइड, मलेरिया और हैजा जैसी बीमारियों का प्रकोप फैल रहा है। अब तक 2 दर्जन के लगभग ग्रामीण बीमार हो चुके हैं। इसमें 3 ग्रामीणों को सामुदायिक केंद्र बिरधा में भर्ती किया गया है, जबकि लगभग 18 ग्रामीण अपने घर पर स्वास्थ्य लाभ लेकर घर पर हैं। मरीजों में 3 माह के शिशु से लेकर 16 साल तक के बच्चे भी शामिल हैं, जिससे हालात और गंभीर हो गए हैं। गंभीर स्थिति को देखते हुए गंभीर मरीजों को एम्बुलेंस के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरधा लाया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर मौजूद है और इलाज व जांच का काम जारी है।
और अब खबर पीलीभीत से है, जहां पर वनों की रक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बड़ी पहल की गई है। बड़े निर्देश दिए गए हैं। पीलीभीत में सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर विशिष्ट वनों की स्थापना की शुरुआत आज से कर दी गई है। पीलीभीत में इसका नाम एकलव्य वन रखा गया है। इसी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश विभिन्न जिलों में अलग अलग नाम देकर विशिष्ट वनों की स्थापना की जाएगी। पीलीभीत के बिठौरा कला में एसडीएम सदर श्रद्धा सिंह ने पौधारोपण कर इसकी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि पौधा लगाने के बाद इसकी सेवा करनी चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए। आज 18 जुलाई से एकलव्य वन की शुरुआत जनपद पीलीभीत से की जा रही है और इसका नारा है एक पेड़ माँ के नाम। हम सभी पीलीभीत वासियों को विशेष प्रयास करके सभी को माँ के नाम एक वृक्ष लगाना है, एक पेड़ लगाना है और इससे भी बढ़कर हमारी जिम्मेदारी ये है कि उस पेड़ की हमें सुरक्षा भी करनी है, उसको जो है आगे बड़ा भी करना है। और अब खबर रामपुर से है, जहां पर एक दरोगा पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही महिला उत्पीड़न को लेकर संजीदा नजर आ रही हो, बावजूद इसके कुछ वर्दीधारी खाकी को शर्मसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ताजा मामला जनपद रामपुर से सामने आया है, जहां पर कथित रेप पीड़िता ने एक दरोगा पर जांच के नाम पर उसके साथ अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया है। फिलहाल दरोगा सहित एक पुलिसकर्मी को इस मामले में सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल युवती के द्वारा किसी के खिलाफ रेप का आरोप लगाते हुए इससे संबंधित तहरीर दी गई थी। इस प्रकरण में उस समय नया मोड़ आ गया, जब युवती ने खुद को पीड़ित बताते हुए थाने में तैनात दरोगा उदयवीर सिंह और एक सिपाही सरफराज पर ही उसके साथ अश्लील चैटिंग का गंभीर आरोप लगा डाला। युवती का आरोप है कि उसके साथ गलत काम हुआ था और इसी की शिकायत लेकर वह थाने पहुंची थी, जहां पर दरोगा ने उसका नंबर जांच के नाम पर लिया और फिर आपत्तिजनक मैसेज शुरू कर दिए। इस मामले में उसके परिजनों की ओर से आला अधिकारियों से शिकायत की गई थी। अपर पुलिस अधीक्षक अतुल कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि एक महिला के द्वारा थाने में तैनात दरोगा के खिलाफ शिकायत की गई थी और आरोप लगाया गया था कि दरोगा के द्वारा उसको आपत्तिजनक मैसेज किए गए हैं। इस प्रकरण की जांच कराई गई और इसके बाद आरोपी दरोगा और एक सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। इस प्रकरण की जांच को शाहाबाद को सौंपी गई है। मेरे साथ गलत काम हुआ था, उसकी एप्लीकेशन देके हम लिखवाने रामपुर गए। रामपुर से होके मिलक आई। मिलक में हमें उदयवीर दरोगा ने बुलाया और बोला अपना नंबर दे दो, पूछताछ के लिए हमें आपको दोबारा बुलाना पड़ेगा। मैंने अपना नंबर दे दिया। फिर रात में इतने गंदे गंदे मैसेज कर रहा है, वीडियो कॉल कर रहा है और फिर मैंने अब सुबह को अपनी अम्मी को बताया। फिर हम उनकी शिकायत लेके रामपुर पहुँचे। फिर रामपुर में जब उन्हें मिलक में पता चला, फिर हम अपने घर आए। मिलक से एक सरफराज सिपाही आया हमारे घर, उनने मेरा फ़ोन लेके पूरा नंबर सब डिलीट कर दिया। अब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और वो सारे लोग हमें कह रहे हैं कि राजीनामा कर ले। और अब खबर मैनपुरी से है, जहां पर पॉलिथीन को बंद किया गया तो व्यापारी नाराज नजर आए हैं। उसके खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद की है। पॉलिथीन के खिलाफ अभियान चला, जुर्माना लगा तो किशनी के दुकानदारों और व्यापारियों ने विरोध भी शुरू कर दिया। गुरुवार को बाजार बंदी की गई और पैदल मार्च निकालकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। तहसील पहुंचे व्यापारियों दुकानदारों ने धरना दिया। एसडीएम ने से नोकझोंक करते हुए मांग की, जो जुर्माना लगाया गया है वह वापस किया जाए, चेतावनी देकर छोड़ा जाए। एसडीएम ने पॉलिथीन को लैब में भेजकर जांच करवाने का भरोसा दिया और जुर्माने की धनराशि वापस भी करवाई। इसके बाद व्यापारियों ने दुकानें खोल दी। कल एसडीएम गोपाल शर्मा ने लिपिक दिनेश कुमार के साथ नगर के 3 सब्जी विक्रेताओं के यहां पॉलिथीन पकड़ी और 3-3 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया। जुर्माना लगाने से नाराज दुकानदारों व्यापारियों ने गुरुवार को कस्बा के बाजारों को बंद कर दिया। व्यापारियों ने एकजुटता दिखाई और एसडीएम गोपाल शर्मा पर दुकानदारों और व्यापारियों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। बाजार बंद कर जमकर नारेबाजी की गई। व्यापारी सुबह 10 बजे ही तहसील पहुंच गए और नारेबाजी करते हुए धरना शुरू कर दिया। व्यापार मंडल के प्रदेश संगठन मंत्री सुधीर गुप्ता, नगर अध्यक्ष विनोद गुप्ता, चेयरमैन प्रतिनिधि डेनी यादव, भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रतिनिधि घासीराम शाक्य आदि व्यापारी नेता भी धरने पर बैठे। शासन के निर्देश हैं कि जो भी 50 माइक्रोन से कम प्लास्टिक कैरी बैग्स हैं या जो भी प्रतिबंधित प्लास्टिक है उसका यूज न किया जाए और अगर इसका कोई उल्लंघन करता पाया जाए तो उस पर आपराधिक शमन शुल्क के रूप में उससे जो जुर्माना है वो वसूल किया जाए। इसी क्रम में कल नगर पंचायत किशनी में बाजार में 3 दुकानों पे छापे की कार्रवाई करी गई थी और उसमें प्रतिबंधित प्लास्टिक अत्यधिक संख्या में पाई गई थी। इसके क्रम में उन पर जुर्माना लगाया था और उसी जुर्माने के
प्रतिरोध के क्रम में ये यहाँ पे आज कार्यक्रम किया गया। ये निष्कर्ष निकला है कि ये जो कैरी बैग्स जब किए गए हैं इनको टेस्टिंग के लिए जो सैंपल जो लैब होती है वहाँ भेजा जाएगा और वहाँ से सैंपलिंग आने के बाद जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो उचित तरीके से की जाएगी। और अब खबर अमरोहा से सामने आ रही है, जहां एक वैन और पिकअप की टक्कर हो जाती है और इस वजह से एक शिक्षिका और एक छात्र की मौत हो गई। अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गजरौला मार्ग पर शुक्रवार सुबह दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल सहसौली की स्कूल वैन और सामने से आ रही पिकअप की जोरदार टक्कर में 5 वर्षीय छात्रा अनन्या और 23 वर्षीय शिक्षिका निशा की मौत हो गई, जबकि चालक समेत 1 दर्जन से अधिक बच्चे और एक अन्य शिक्षिका गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि टक्कर के बाद स्कूल वैन के परखच्चे उड़ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी भीषण थी कि चीख पुकार से इलाका दहल उठा। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद और जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने जिला अस्पताल जाकर घायलों का हाल जाना और घटनास्थल पर जाकर निरीक्षण किया। हादसे में घायल सभी लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है, जिनका इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। यह हादसा स्कूली वाहनों की अनदेखी और सुरक्षा मानकों की अनदेखी का एक और भयावह उदाहरण बनकर सामने आया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। नौटा क्षेत्र में एक स्कूल वैन और एक पिकअप लोडर के बीच में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कुल 9 बच्चे घायल हुए हैं, 2 टीचर घायल हुए हैं, जिसका ड्राइवर भी घायल है। साथ ही एक 5 वर्ष की बच्ची और एक टीचर जो इस गाड़ी में थी उनकी मृत्यु हुई है। इसमें मौके पे तत्काल पुलिस पहुंची थी सूचना से। घायल बच्चों को हॉस्पिटल भेजा गया था, जहां पे इनका इलाज चल रहा है, जिसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर लखनऊ से है, जहां पैसा डबल करने के नाम पर ठगी को अंजाम दिया गया है बड़े ही शातिराना तरीके से। जहां लखनऊ की गोमती नगर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो लोगों को पैसा डबल करने की स्कीम बताकर उनका पैसा ले लेते थे और पैसा रिटर्न करने के वक्त पुलिस बनकर अपने साथी को गिरफ्तार करने का ड्रामा करते थे। पुलिस ने इस गैंग के 4 लोगों को गिरफ्तार करते हुए नकदी बरामद की है। आरोपी पैसा डबल करने के नाम पर नकली नोट थमा देते थे और इतनी ही देर में मौके पर नकली पुलिस भी पहुंच जाती थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अलग अलग तरकीबें लगाकर ठगी से जुड़े अनेकों मामले सामने आते हैं। इन सब के बीच पुलिस ने 4 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो लोगों से उनका पैसा डबल करने के नाम पर ठगी करते थे। इस पूरे मामले में आगे भी कार्रवाई जारी है। ये थाना गोमती नगर की पुलिस और पूर्वी जोन की क्राइम टीम है, इनके द्वारा एक गुड वर्क किया गया है, जिसमें एक ऐसे गिरोह के 4 लोगों का पर्दाफाश किया गया है जो निवेश करने के नाम पे जो भोली भाली जनता है उनसे कुछ पैसे लेती है और पैसे पाने के बाद फर्जी एसओजी बनकर आती है और अपने ही साथियों को पकड़ के ले जाती है और जो उस जनता से पैसे लिया है उसका अपने पास जालसाजी से रख लेती है। इनके पास से हमें 30 अदद चिल्ड्रन बैंक की 500-500 रुपए की गड्डियां मिली हैं। 8 गड्डियां हमें ऐसी मिली हैं जिसमें नकली नोट लगे हुए थे और ऊपर एक 500 का असली नोट लगा हुआ था। फिलहाल तो इन्होंने यही एक घटना कबूली है। जैसा कि मैंने बताया, इसमें से जो एक अभियुक्त है इनका साथी अंजनी कुमार, ये रौनही अयोध्या में भी इस तरह के प्रकरण में जेल जा चुका है। इनसे अभी और पूछताछ करी जाएगी और इस तरह की कोई और घटना हो अगर कहीं लखनऊ में रही होगी तो उसको कनेक्ट करने का प्रयास किया जाएगा, क्या ये लोग भी उस घटना में रहे हैं या नहीं। और अब खबर हमीरपुर से सामने आ रही है, जहां पर एक अनोखी लड़की मिली है जिसका सांप के साथ एक अनोखा ही रिश्ता है। बता दें, हमीरपुर जिले के राज क्षेत्र के इटायल गांव में हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जिसमें एक 16 वर्षीय किशोरी को सांप ने 7 बार डसा है। इतना ही नहीं, युवती को सपने में भी सांप दिखाई देते हैं। पूरे परिवार में डर का माहौल बना हुआ है। ये घटना जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। फिलहाल बताया जा रहा है कि 7 बार सांप के डसने के बाद किशोरी की हालत सामान्य है। वह सांप के जहर के खतरे से बाहर है। राज क्षेत्र के इटायल गाँव निवासी डॉली सैनी 16 वर्षीय सांपों की दहशत में रह रही है। बताया जा रहा है कि बीती दिवाली के बाद भैया दूज पर डॉली को खेत में पहली बार सांप ने डसा था। खास बात यह है कि हर बार सांप बाएं हाथ की उंगली में ही काटता है। डॉली जहां भी जाती है सांप उसका पीछा नहीं छोड़ते। अपनी बहन के यहाँ चिल्ली गांव व बुआ के यहाँ पनवाड़ी गई, दोनों जगह उसे सांप ने ढसा है। 6 बहन व 1 भाई में वे 5वें नंबर की है और कक्षा 5 में पढ़ती है। पिता भवानी दीन ने बताया कि मजदूरी से परिवार का गुजारा चलता है। बेटी की इस समस्या से पूरा जो परिवार है वो परेशान है। बेटी को बार बार सांप के डसने से पूरा परेशान जो है
पूरा परिवार जो है वो परेशान नजर आ रहा है। राठ क्षेत्र के इटायल गांव से एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है, जिसमें एक 16 वर्षीय किशोरी को सांप ने एक ही हाथ में 7 बार 1 वर्ष में काटा है, जिसके बाद से किशोरी के परिजनों में डर का माहौल बना हुआ है और किशोरी की हालत सर्प काटने के बाद सामान्य बताई जा रही है। बताया जा रहा है किशोरी अपने आप को सुरक्षित न समझते हुए अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी गई है, लेकिन वहां पर भी सर्प ने उसको डसा है। बार बार सर्प के डसने से किशोरी के अंदर भी भय व्याप्त है। अमित दुबे, एपीएन न्यूज, हमीरपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।